आज हम लोग एक विशेष कार्यक्रम और योजना के अंतर्गत यहाँ आपके सामने उपस्थित हुए हैं और वह है कि हम लोग जो कार्य कर रहे हैं उस कार्य को एक स्टेप और आगे बढ़ाते हुए अब इसको राष्ट्रव्यापी स्वरूप दे रहे हैं। राष्ट्रव्यापी स्वरूप देने के लिए ज्ञान यज्ञ परिवार का विचार घर घर तक किस तरह पहुंचे, देश भर में इस दिशा में आगे बढ़ाने के लिए एक यात्रा शुरू हो रही है, जिसका नेतृत्व तो अभ्युदय भाई कर रहे हैं और बाकी अनोखे लाल जी या अपने श्रीकांत जी वगैरह, मुख्य रूप से अभ्युदय भाई के साथ प्रेमनाथ गुप्ता जी। और यह यात्रा महीने 2 महीने की नहीं है, ये यात्रा लंबे समय तक चलने वाली है, अनवरत चलने वाली है। इस हिसाब से इसका सारा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो वह यात्रा आज से शुरू होगी और यात्रा के शुरू होने के पहले मैं थोड़ा सा मार्गदर्शन के रूप में 1 घंटे करीब अपने विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। हम मोड़ने चले हैं प्रचंड युग की धारा, ये हम लोग का एक प्रकार से लक्ष्य है। हम मोड़ने चले हैं प्रचंड युग की धारा, गिरते हैं उठते उठते, हे साथी दो सहारा। यह निवेदन लेकर हम लोग अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ रहे हैं। हम मोड़ने चले हैं प्रचंड युग की धारा। इस संबंध में क्या परिस्थितियां हैं, क्यों ऐसा किया जा रहा है, यह महत्वपूर्ण है। तो हम लोगों ने जो 4 क्रम बनाए हैं, एक है व्यक्ति, दूसरा परिवार, तीसरा राष्ट्र और चौथा समाज। समाज मतलब विश्व। ये 4 भाग में हम लोगों ने बांटा है। ये सीढ़ियां हैं, क्रम हैं। व्यक्ति से समाज तक के जाने के बीच में हम परिवार और राष्ट्र, इन 2 को बीच में सीढ़ियों के रूप में रखे हैं। वैसे तो गांव, जिला, प्रदेश कई तरह की हैं, लेकिन हम इसको इस तरह से बांटकर चल रहे हैं। अगर पिछले कई हजार वर्षों का आकलन किया जाए, सतयुग से हम पीछे हटते हटते कलयुग तक आ गए और कलयुग का भी चौथा चरण है। अर्थात व्यक्ति से लेकर समाज तक इन 4 इकाइयों में गिरावट आई है और उस गिरावट का आकलन
हम कलयुग के नाम से करते हैं। तो क्या स्थिति आई है, यह समझने की जरूरत है। तो हम सबसे पहले विश्व स्तर पर विचार करें। सारी दुनिया में भौतिक उन्नति बहुत तेजी से हो रही है। भौतिक विज्ञान नए नए मार्ग खोल रहा है। हम जूम के माध्यम से आपके सामने इस तरह बैठकर चर्चा कर रहे हैं जैसे हम आप आमने सामने हो। यह तो बहुत अधिक भौतिक प्रगति का चरम दिख रहा है। चांद पर जा रहे हैं, मंगल पर जा रहे हैं, हम गॉड पार्टिकल खोज रहे हैं। तो लगातार भौतिक उन्नति बहुत ही तेज गति से हो रही है, कल्पना के बाहर। और नैतिक पतन उतनी ही तेज गति से हो रहा है। तो ये एक चिंता का विषय है कि भौतिक उन्नति होती रहे और नैतिक पतन होता रहे। जब हम गरीब थे या वर्तमान समय में भी जो क्षेत्र गरीब हैं, पहुंच विहीन हैं, साधनहीन हैं, उनमें नैतिकता और चरित्र का मापदंड अन्य लोगों की तुलना में ऊंचा है। ये एक चिंता का विषय है हमारे सामने। दूसरा कि सारी दुनिया में शिक्षा का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है, ज्ञान घट रहा है। यह भी एक चिंता का विषय है। शिक्षा का विस्तार होता रहे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन ज्ञान का घटना तो वास्तव में गलत है। तो ये आखिर इस तरह की स्थिति और सारी दुनिया की स्थिति है। जितनी तेज गति से शिक्षा बढ़ रही है, उतनी ही तेज गति से ज्ञान घट रहा है। जितनी ही तेज गति से, देखिए, शिक्षा और बुद्धि, इन दोनों का तालमेल हो गया है। तो आप पूरी दुनिया में देखते रहिए कि पूरी दुनिया के बुद्धिजीवी शिक्षा को जोड़कर श्रम शोषण के नए नए तरीके खोज रहे हैं। क्या यह न्याय संगत है? क्या यह हमारे लिए ज्ञान का मार्ग है? श्रम शोषण के जो तरीके खोजे गए हैं, वो भारत में तो खोजा गया था विकृत वर्ण व्यवस्था, और पश्चिम ने खोजा सस्ती कृत्रिम ऊर्जा। और दोनों ही श्रम शोषण के तरीके आज भी उसी तरह प्रचलित हैं, कोई अंतर नहीं आया है, बल्कि इसका विस्तार ही हुआ है। शिक्षा बढ़ रही है, ज्ञान घट रहा है। तीसरा है कि सारी दुनिया में सत्ता की शक्ति बढ़ती जा रही है, पावर। तो पावर का प्रभाव सारी दुनिया में बढ़ रहा है।
व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को किसी न किसी तरीके से पावर के द्वारा संकुचित किया जा रहा है। ये एक चिंता का विषय है हमारे लिए। स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार है, प्रकृति प्रदत्त है, लेकिन हमारी स्वतंत्रता को सारी दुनिया में राजनैतिक सत्ता किसी न किसी तरीके से संकुचित करने का प्रयास कर रही है। ये एक मैंने आपको तीसरा मुद्दा बता दिया। और चौथा मुद्दा यह है कि सारी दुनिया में दो इकाइयों को आप अगर मानकर चले अभी, सत्ता और समाज, इन दोनों का अस्तित्व है। सारी दुनिया का जो समाज है, सारी दुनिया के लोगों ने मिलकर 7.5 अरब लोग मिलकर के एक समाज बना, और समाज ने अपनी व्यवस्था के लिए व्यक्ति की उद्दंडता पर नियंत्रण और व्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए हमने एक राज्य बनाया जिसको हम सत्ता कह रहे हैं। तो राज्य का निर्माण किया गया मैनेजर के रूप में। सारी दुनिया में राज्य मैनेजर की जगह मालिक बनता जा रहा है, शासक बन रहा है। राज्य को शासक नहीं, प्रबंधक होना चाहिए था सारी दुनिया में, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह समाज को गुलाम बनाया जा रहा है और शासक मैनेजर न होकर के और एक प्रकार का कस्टोडियन बन गया है, और उस कस्टोडियन को हम मालिक भी मानने, हम न माने वो तो मानिए रहे हैं अपने को मालिक। यह भी एक चिंताजनक स्थिति है। ये हुआ सारी दुनिया का हाल। अगर इसको विस्तार देंगे आप, तो पूरा विस्तार देने में ऐसे सैकड़ों उदाहरण हो सकते हैं आपके सामने, सैकड़ों विषय, उदाहरण नहीं, सैकड़ों विषय आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन मैंने सिर्फ 4-5 आपके सामने, कुछ प्रमुख विषय आपके सामने नमूने के तौर पर रख दिए। अब आप आइए राष्ट्र तक कि भारत की क्या स्थिति है। तो हम विश्व की तो आपके सामने स्थिति बता चुके। राष्ट्र की क्या स्थिति है भारत की? तो भारत में भी समाज को लोकतांत्रिक तरीके से गुलाम बनाकर रखने के लिए लगातार वर्ग विद्वेष और वर्ग संघर्ष बढ़ाया जा रहा है। पूरे भारत में स्वतंत्रता के बाद सारी ताकत राज्य ने लगाई है वर्ग संघर्ष के विस्तार देने में। ये तो बहुत ही विचित्र स्थिति है। राज्य का काम था वर्ग समन्वय, और राज्य का काम था वर्ग विद्वेष को घटाना, वर्ग संघर्ष को रोकना, और राज्य कर रहा है वर्ग संघर्ष को बढ़ाकर समाज के आपस में टुकड़े पैदा करके, विवाद पैदा करके खुद पंच की भूमिका में रहना चाहता है। ये वर्ग संघर्ष,
ये भारत में बहुत तेजी से बढ़ाया जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है वर्ग संघर्ष। दूसरा, हम बहुत शॉर्ट में आपको समझाते जा रहे हैं, विषय सब लंबा है, लेकिन अभी की यात्रा के समय इतना ही पर्याप्त है आपके लिए। दूसरा, शराफत की सुरक्षा के लिए राज्य का निर्माण होता है, लेकिन भारत में लगातार शराफत असुरक्षित होती जा रही है। दो प्रकार के लोग हैं, दुनिया में है, भारत में भी है, शरीफ और चालाक। चालाक माने बुद्धिजीवी, और शरीफ का मतलब भावना प्रधान। तो भावना प्रधान जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत अधिक होते हैं बुद्धि प्रधान की तुलना में। लेकिन बुद्धि प्रधान ही मोटिवेटर होते हैं, भावना प्रधान मोटिवेटेड होते हैं। ये बहुत फर्क है दोनों के बीच में। भावना प्रधान व्यक्ति चाहे जो भी हो, कोई भी हो, चाहे वो पूरा बड़े से बड़ा हो, भावना प्रधान, वह हमेशा मोटिवेटेड ही होगा। वो किसी मार्गदर्शक के पीछे चलेगा। और जो बुद्धि प्रधान होगा वह मोटिवेटर होगा, वह लोगों को अपने पीछे जोड़ेगा, चलाएगा। तो अब प्रश्न यह है कि भावना प्रधान जो लोग हैं, जिनको हम शरीफ भी मान रहे हैं ज्यादातर, ये भावना प्रधान लोग बुद्धि प्रधान लोगों के पीछे चलते हैं। बुद्धि प्रधान लोगों की नीयत खराब हो गई है भारत में भी। तो बुद्धि प्रधान लोग भावना प्रधान लोगों का शोषण कर रहे हैं, अर्थात शराफत संकट में है। इनकी सुरक्षा भी, शराफत की सुरक्षा शराफत से हो ही नहीं सकती, क्योंकि शराफत की सुरक्षा भी बुद्धि प्रधान लोग ही करेंगे और शराफत का शोषण भी बुद्धि प्रधान लोग ही करेंगे। यह एक बहुत बड़ा संकट है। तो वर्तमान भारत में बुद्धि प्रधान जो लोग हैं, मोटिवेटर, उनकी अधिकांश लोगों की नीयत खराब हो गई है और वे लगातार भावना प्रधान लोगों का शोषण कर रहे हैं। इसी तरह हम अगर पूरे भारत का आकलन करें तो भारत विचारों का निर्यात करता था और स्वतंत्रता के बाद भारत वैचारिक धरातल पर कंगाल हो गया। गरीब नहीं, भिखारी, कंगाल हो गया एकदम। हम आंख बंद करके विचारों का आयात कर रहे हैं। लोकतंत्र भारत की उपज नहीं है। लोकतंत्र हमने पश्चिम जगत से आंख बंद करके आयात किया। संविधान भारत का बना तो भारत का संविधान हमने विदेशों की नकल की। आप भारत में सैकड़ों, मैंने खोज के निकाला है सबको, तो भारत में करीब ऐसी 400 परिभाषाएं प्रचलित हैं वर्तमान समय में, जिनको आप सब लोग सत्य के समान स्वीकार कर रहे हैं, और वो झूठ है। क्योंकि
हम पश्चिम के विद्वानों की आंख बंद करके नकल कर रहे हैं। हम विचारों का निर्यात करते थे और आज हम आयात करने लग गए। आप खोज कर बता दीजिए भारत में कि वैचारिक धरातल पर स्वतंत्रता के बाद भारत कितना नीचे चला गया। हम भौतिक उन्नति कर रहे हैं हर तरह की। हम वैज्ञानिक पैदा कर रहे हैं भारत में। हम भारत में पूंजीपति पैदा कर रहे हैं, बड़े बड़े अबानी अंडा जो भी है मान लीजिए, बड़े बड़े पूंजीपति बना रहे हैं। भारत में समाज शास्त्री पैदा नहीं हो पा रहा है, विचारक पैदा नहीं हो पा रहा है। और हम कंगालों से दुनिया वैचारिक धरातल पर कंगाल रही है। भारत तो विचारों का केंद्र रहा है पुराने समय से। हम उन कंगालों से उधार ले रहे हैं विचार। कंगाल हमको क्या देंगे? दे रहे हैं जो है उनके पास, सड़ा गला सब, जो रद्दी से रद्दी है सब, और हम उसको ग्रहण कर रहे हैं। सारा असत्य, दुनिया का सारा असत्य भारत में सत्य के समान प्रचारित हो रहा है। ये भी एक समस्या है। चौथी बात है कि भारत विदेशों का असफल लोकतंत्र, आंख बंद करके उसको हम समाधान के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। असफल लोकतंत्र, लोकतंत्र सारी दुनिया में असफल व्यवस्था है। लोकतंत्र कोई समाधान नहीं है, लेकिन हम उस असफल व्यवस्था को ही सफलता मान करके आगे बढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में तो अव्यवस्था ही होती है, अराजकता होती है, हो रही है। तो लोकतंत्र का दुनिया को समाधान भारत को देना चाहिए था। हमने लोकतंत्र का समाधान न खोजकर और लोकतंत्र को ही आदर्श मानना शुरू कर दिया। परिणाम कि भारत में अराजकता। हमने लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप भारत में प्रस्तुत किए। लोकतंत्र के विकल्प के रूप में नहीं, लोकतंत्र के प्रयोग के रूप में, कि लोकतंत्र कैसे अच्छा हो सकता है। जो स्वतः में गलत है, सैद्धांतिक रूप से गलत है, वो अच्छा हो ही नहीं सकता है। लेकिन हम इसी कूड़ा कचड़ा लोकतंत्र को, जो सारी दुनिया में असफल है, उसको भारत में जानबूझकर सफल करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो हमारी भारत की स्थिति है, ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहे हैं अभी। तो हमने दुनिया की हालत का आकलन कर लिया, भारत की स्थिति का आकलन कर लिया। अब हम विचार करें परिवार की स्थिति का। परंपरागत जो परिवार व्यवस्था थी हमारी, हजारों साल से, लाखों साल से, कब से थी ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारी परंपरागत परिवार व्यवस्था में किसी कारण से रूढ़िवाद आया, वो कारण अलग से खोजा जाएगा।
रूढ़िवाद आया और उस रूढ़िवाद पर विचार मंथन नहीं हुआ, उस रूढ़िवाद के सुधार की कोई योजना नहीं बनी और परिणाम क्या हुआ कि राजनेताओं की बुरी नीयत से और पश्चिम के लोगों की भी, चाहे बुरी नीयत कहिए चाहे गलत कहिए, जो भी कहिए, तो जो पश्चिम की और भारत के राजनेताओं की मिली जुली बुरी नीयत के परिणाम स्वरूप हमारी परिवार व्यवस्था आधुनिक परिवार व्यवस्था के मामले में और ज्यादा विकृत होती चली गई। हमारी परंपरागत परिवार व्यवस्था में कुछ कमियां आई और आधुनिक परिवार व्यवस्था ने परिवार व्यवस्था को तोड़ दिया। परिवार व्यवस्था टूटी है आधुनिक परिवार व्यवस्था के आने से, परंपरागत परिवार व्यवस्था से नहीं टूटी है। लेकिन आधुनिक परिवार व्यवस्था का प्रभाव इसलिए पड़ा कि परंपरागत परिवार व्यवस्था की कमियों को ठीक नहीं किया गया। अगर उन कमियों को ठीक कर लिया जाता तो आधुनिक परिवार व्यवस्था हमको विकृत नहीं कर पाती, तोड़ नहीं पाती। परिवार व्यवस्था लगातार टूट रही है, छिन्न भिन्न हो रही है, समापन की दिशा में जा रही है। भाई आप देख रहे होंगे कि पहले, आज से 20 साल पहले, भाई भाई के बीच में टकराव शुरू हुआ। अब माता पिता के बीच में आम हो गया। बच्चे और पिता आपस में टकराने लग गए परिवार में, और अब धीरे धीरे पति पत्नी के बीच में टकराव शुरू हो जाएगा। तो हमारी परिवार व्यवस्था कहां तक चली गई, इस बात पर सोचने की जरूरत है। और चौथी बात, व्यक्ति, हमने विश्व का आकलन कर लिया, भारत का आकलन कर लिया, परिवार का आकलन कर लिया, व्यक्ति कहां खड़ा है? दुनिया में 7.5 अरब लोग हैं और दुनिया के 7.5 अरब लोगों का आप किसी थर्मामीटर से लगाकर जांच करें तो लगातार व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। हमारे व्यक्ति के स्वभाव में ग्लोबल वार्मिंग आ रही है। वैश्विक स्तर पर व्यक्ति के स्वभाव में आक्रोश बढ़ रहा है। यही तो है ग्लोबल वार्मिंग। वैश्विक स्तर पर स्वार्थ बढ़ रहा है, तो स्वार्थ और आक्रोश का बढ़ना ये तो बहुत चिंताजनक है। सारी दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के स्वभाव में स्वार्थ और हिंसा का बढ़ना, इसका अर्थ ये हुआ कि बीज में ही गड़बड़ हो गया है। अगर बीज गड़बड़ हो गया तो फल कैसे होंगे? यह भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो मैंने ये बताया कि 4 सीढ़ियां हैं: व्यक्ति, परिवार, राष्ट्र, विश्व।
मैं आपको बता चुका हूं कि राज्य हमेशा समाज का मैनेजर और व्यक्ति का शासक होता है। राज्य क्या हो गया? व्यक्ति का मालिक, शासक नहीं। व्यक्ति का मालिक और समाज का कस्टोडियन। होना चाहिए था समाज का मैनेजर और व्यक्ति का शासक। तो बन गया व्यक्ति का मालिक। मालिक और शासक में आपको अंतर बता देते हैं कि मालिक जो होता है वो फंडामेंटल राइट भी मर्ज कर लेता है अपने अंदर। मालिक। शासक जो होता है वो फंडामेंटल राइट को टच नहीं कर सकता है आपका। ये दोनों में अंतर है। तो व्यक्ति का मालिक बन गया राज्य और समाज का संरक्षक हो गया, जबकि उसको मैनेजर होना चाहिए था। धर्म हो गया निष्क्रिय। संप्रदाय तो समस्या पैदा करने लग गए। अब आपको भारत में एक भी ऐसा धर्मगुरु नहीं मिलेगा जो कहीं हृदय परिवर्तन का कार्य कर रहा हो। आपको जो भी धर्मगुरु मिलेंगे वो राज्य के पिछलग्गू मिलेंगे खाली, बस। राज्य को कहेंगे तुम शराब बंद करो, तुम ये काम करो, तुम ये काम करो। राज्य को केवल वो गाइड करेंगे, राज्य को सलाह देते रहेंगे, राज्य से मांग करते रहेंगे। व्यक्ति का हृदय परिवर्तन नहीं करेंगे वो। तो धर्म हो गया निकम्मा और राज्य की हो गई नीयत खराब। और ये दोनों हो गए एक तरह से पथभ्रष्ट, कहिए दोनों। तो अब हम लोग आगे सोचे कि जो आपको मैंने सारी समस्याएं बताई हैं, वैश्विक स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, पारिवारिक स्तर की और व्यक्तिगत स्तर की, ये 4 प्रकार की समस्याएं बताई है। ये कुल मिलाकर के गिनती करेंगे तो करीब 400 हो जाएंगी। ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं किसी गलत बीज के परिणाम स्वरूप हैं। ये वास्तविक समस्याएं नहीं हैं। जैसे आपको अगर पेट गड़बड़ हो गया, कब्ज हो गया, तो सिर दर्द भी होगा, शरीर में खुजली भी होगी, स्वभाव में चिड़चिड़ाहट आ जाएगी, अनेक तरह की विकृतियां आपके अंदर पैदा हो जाएंगी, किसी काम में मन ही नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी जल्दी। ये जो सब कुछ होगा, ये कारण नहीं है, परिणाम है। कारण क्या है? कारण है आपका पेट खराब हुआ, कब्ज हुआ आपके अंदर, ये हुआ कारण। और ये हुए उसके परिणाम। तो कारण और परिणाम में बहुत अंतर है। जो आपको 400 समस्याएं दिख रही हैं अभी, ये 400 समस्याएं कारण नहीं हैं, ये परिणाम हैं। अगर बीज ही जहरीला हो गया, बीज ही अगर गलत हो गया, तो फल तो गलत होंगे ही। अब आप फल पर दवाई छीट रहे हैं, तो दवा छीटने से फल सुधरने वाला नहीं है, क्योंकि बीज गलत है।
तो अब मुख्य प्रश्न ये आता है कि हम इन परिणामों की, जो बुरे परिणाम निकल रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, हम इन परिणामों का इलाज कर रहे हैं अभी तक। वास्तव में समाधान के लिए हमको बीज ठीक करना पड़ेगा। चाहे बीज का जीन बदले या बीज बदले या जो भी करें, इलाज तो हमको बीज का परिणाम करना है ना। तो बीज में जो विकृति आई है, वो बीज में दो प्रकार की विकृतियां आई हैं। एक, व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ, ये बीज से पैदा हुआ है। तो व्यक्ति के स्वभाव में अगर हिंसा और स्वार्थ है, तो सब जगह जहां भी आप जाएंगे वहां आपको गड़बड़ मिलेगा। चाहे आप परिवार में जाएं, देश में, समाज में, धर्म में, जहां भी जाएंगे, क्योंकि सब जगह रहना तो व्यक्ति को है। तो व्यक्ति का जो बीज गड़बड़ हो गया, उस गड़बड़ बीज का प्रभाव सब जगह आपको दिखेगा, और सब जगह प्रभाव दिखेगा तो उससे इलाज करने से कुछ नहीं होगा, आपको बीज को ठीक करना पड़ेगा। दूसरा, इस बीज को ठीक करने का दायित्व तो समाज का है सबसे, लेकिन दुर्भाग्य से राज्य ने समाज को पूरी तरह से निगल लिया, एक तरह से अपने कैद में रख लिया। तो जब समाज कैद में चला गया तो बीज का सुधार कौन करेगा? तो दो समस्याएं हमारे सामने हैं। पहला, व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ का बढ़ना, और दूसरा, राज्य का लगातार शक्तिशाली होते जाना। ये दो कारण हमारे सामने प्रत्यक्ष दिख रहे हैं। अब इन दो का समाधान हम लोगों को करना है। तो दो के समाधान के लिए दोनों ही गड़बड़ है और दोनों का समाधान करना है। तो पहला जो है, व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ पर अंकुश लगे, कमी आवे, इसके लिए आदर्श परिवार व्यवस्था को प्रोत्साहित करना होगा। परंपरागत परिवार व्यवस्था नहीं, आधुनिक परिवार व्यवस्था नहीं, आदर्श परिवार व्यवस्था। तो एक आदर्श परिवार व्यवस्था, इस दिशा में जब बढ़ेंगे तो व्यक्ति के स्वभाव में हिंसा और स्वार्थ जो बढ़ रहा है, इसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। ये इसको आप कह सकते हैं कि हम जीन में बदलाव कर रहे हैं। एक काम हो गया, और दूसरा हमारा प्रयत्न होगा कि सत्ता, राज्य मैनेजर की दिशा में बढ़े, कमजोर हो राज्य का पावर, समाज मजबूत हो। राज्य और समाज के बीच में जो संतुलन है अभी, वो हो गया है कि राज्य हो गया है कस्टोडियन और समाज को बना दिया है गुलाम। तो समाज को पूरी तरह से दबा दिया गया, समाज व्यवस्था को। अब हमको करना क्या है? इसको रिवर्स करना है
कि राज्य को हम धीरे धीरे कमजोर करते जाएं और समाज को मजबूत करते जाएं। इसके लिए हमको क्या करना होगा? लोकतंत्र को अस्वीकार करके लोक स्वराज्य की दिशा को प्रोत्साहित करना है। हम दुनिया को धीरे धीरे संदेश देंगे। कौन देगा दुनिया को यह संदेश? भारत देगा। भारत देगा तो कौन देगा भारत को? तो हम और आप देंगे। तो भारत को अब लोकतंत्र की नहीं, लोक स्वराज्य की दिशा चाहिए। भारत में जो 70 वर्षों तक लोकतंत्र का प्रयोग हुआ, अब भारत उसके तरफ में तो जाना ही नहीं चाहिए। रिजेक्टेड। 70 वर्षों तक जो व्यवस्था रही वह पूरी तरह रिजेक्ट कर देने की जरूरत है। अब जो व्यवस्था चल रही है पिछले 5-7 वर्षों से, जो व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था की समीक्षा करने की जरूरत है। आंख बंद करके समर्थन भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम नहीं कह सकते हैं कि भारत लोक स्वराज्य की दिशा में जाएगा कि तानाशाही की दिशा में जाएगा। तो हम आंख बंद करके समर्थन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम विरोध भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विरोध करने का अर्थ है कि विकल्प क्या है आपके पास? तो विकल्प तो केवल एक है, लोक स्वराज्य। जब तक कोई लोक स्वराज्य की बात को आगे नहीं ला रहा है, तब तक हमारे सामने मजबूरी है। कोई अगर लोक स्वराज्य को लेकर आएगा तो हम वर्तमान सरकार का विरोध करके लोक स्वराज्य का समर्थन करेंगे, और अगर कोई लोक स्वराज्य को लेकर नहीं आ रहा है तो हम वर्तमान सरकार का समर्थन करते रहेंगे, क्योंकि हम पुरानी व्यवस्था को नहीं आने देंगे। हम पुराना घिसा पिटा सड़ियल लोकतंत्र को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। नई व्यवस्था को हम तब तक ढो रहे हैं मजबूरी में, जब तक कोई विकल्प खड़ा नहीं हो रहा है। विकल्प क्या है? लोक स्वराज्य। जो लोग वर्तमान सरकार का विरोध कर रहे हैं, उनकी नीयत खराब है। सरकार का विरोध करने वालों की, वो क्यों नहीं खुल करके लोक स्वराज्य का समर्थन कर देते हैं? एक भी कोई नेता लोक स्वराज्य का समर्थन करने के लिए सामने नहीं आ रहा है, तो हम वर्तमान स्थिति को फिर से पुरानी स्थिति में नहीं ढकेलेंगे। अर्थात हम लोक स्वराज्य की दिशा में लगातार जन जागरण करते रहेंगे। ये क्लियर कंसेप्ट है हमारा एकदम। तो हम दो मार्ग पर चल रहे हैं। एक, परिवार सशक्तिकरण, परिवार मजबूत हो और परिवार की कमियां दूर हो। एक, और लोकतंत्र की जगह पर लोक स्वराज्य की भूख पैदा हो। ये हमारा कार्य है एक प्रकार से। इस दिशा में हम निरंतर आगे चलते रहेंगे। देखिए, किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए 3 प्रयत्न एक साथ करने पड़ते हैं। 3। एक है दवा, एक है परहेज और एक है टॉनिक।
तीन दिशाओं में आपको एक साथ काम करना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि वर्तमान समय में हमारे लिए दवा क्या है, परहेज क्या करना होगा और टॉनिक क्या होगा। तो दवा तो हमारे सारी समस्याओं की वर्तमान समय में दवा तो है आदर्श परिवार व्यवस्था का विस्तार और लोक स्वराज्य। बस ये दवा है। आदर्श परिवार व्यवस्था को विस्तार देना, मजबूत करना परिवार व्यवस्था को, और लोक स्वराज्य का विचार आगे बढ़ाना, ये है दवा। परहेज क्या है हमारे लिए? किसी भी प्रकार के वर्ग निर्माण और वर्ग विद्वेष, वर्ग संघर्ष से बचना। सांप्रदायिक स्तर पर, जातिवाद के स्तर पर, भाषा के टकराव में महिला पुरुष के, युवा वृद्ध के, गरीब अमीर के, किसान व्यापारी मजदूर के, शहर गांव के, या अन्य किसी प्रकार के वर्ग का समर्थन नहीं करना है। ये हमारा परहेज होना चाहिए। ये मैंने आपको बता दिया कि वर्ग संघर्ष से बचिए, एक। दूसरा परहेज, किसी भी प्रकार का, किसी भी परिस्थिति में हिंसा का समर्थन मत कीजिए। वर्तमान दुनिया की समस्या क्या है? आक्रोश, हिंसा, ये समस्या है। और हम किसी भी रूप में हिंसा का समर्थन करने लग जाते हैं। तो मैं आपको एक बात केवल ये कहना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार की हिंसा का समर्थन किसी भी परिस्थिति में मत कीजिए। ये दूसरा परहेज मैंने आपको बता दिया है। और तीसरा कि बिना सोचे समझे आप सक्रियता से बच जाइए। बिना सोचे समझे आप परंपराओं को मत आगे बढ़ाइए, बचिए। वर्तमान समय में हमारी सक्रियता समस्याएं ज्यादा पैदा कर रही है, समाधान कम कर रही है, क्योंकि हम बिना सोचे समझे सक्रिय हो जा रहे हैं। आप सक्रिय तभी होइए जब आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि यही वास्तव में यही इलाज है। आंख बंद करके दान देना, चंदा देना, हड़ताल करना बंद कर दीजिए एकदम, सोच समझ करके। अगर आपकी कोई मजबूरी है, कोई स्वार्थ है, करिए, कोई हर्जा नहीं है। स्वार्थ है भाई, मजबूरी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई स्वार्थ और मजबूरी नहीं है तो आप आंख बंद करके किसी को मत दीजिए पैसा। किसी भी प्रकार के किसी आंदोलन में किसी संगठन को बिना कोई मतलब के आप किसी संगठन को विस्तार मत दीजिए, मदद मत करिए। ये परहेज करने की जरूरत है हमें। हम संगठनों से बचे, जितना हो सके बचे। स्वार्थ है तो करें एकदम। ये मैंने आपको बता दिया। टॉनिक क्या है? तो मैंने आपको एक तो ये पहले बता दिया कि दवा क्या है। तो दवा के रूप में है आदर्श परिवार व्यवस्था और लोक स्वराज्य।
परहेज के रूप में है वर्ग संघर्ष से बचना, हिंसा से बचना, सक्रियता से। लोग आपको, हर आदमी कहेगा कि सोचने से क्या होगा, करने से होगा। अरे बिना सोचे समझे अगर करोगे तो उल्टा सीधा होगा, गलत होगा। सोच के करिए। तो सक्रियता से बचिए, संगठनों से बचिए। और टॉनिक क्या है हमारा? वर्तमान परिस्थिति में हमारे लिए है दो। एक, शराफत छोड़कर समझदारी की ओर चलिए, ये होगा टॉनिक आपका। शराफत छोड़िए, समझदार बनिए, अर्थात ज्ञान यज्ञ कीजिए, ये आपका टॉनिक होगा। और दूसरा, संवाद प्रणाली को विकसित कीजिए। संवाद प्रणाली बंद होती जा रही है, विचार मंथन बंद हो रहा है, विचार प्रचार बढ़ रहा है। तो संवाद प्रणाली को आगे बढ़ाइए और ज्ञान यज्ञ को आगे बढ़ाइए। ज्ञान यज्ञ आपको प्रेरित करेगा कि आप शराफत से समझदारी की ओर जाएं। ये ज्ञान यज्ञ प्रेरित करेगा आपको। यह टॉनिक है, दवा नहीं है। मैं आपको बता दिया हूं पहले। ये आपको, जैसे हम सवेरे उठ करके 1 किलोमीटर घूमते हैं, ये घूमते हैं, ये दवा नहीं है, ये टॉनिक है हमारा। जो दवा लेते हैं वो तो अलग लेते हैं, थायराइड की, वो दवा है। तो ये जो हम ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं, ये ज्ञान यज्ञ दवा नहीं है, टॉनिक है। ज्ञान यज्ञ करिए, ज्ञान यज्ञ को विस्तार दीजिए, एक। और दूसरा है संवाद प्रणाली को विकसित कीजिए। तो लगातार हमको सारे समाज में, सारी दुनिया में संवाद प्रणाली को आगे लाने की जरूरत है। विपरीत विचारों के लोग एक साथ बैठ करके विचारों का आदान प्रदान करने की आदत डालें, यही तो संवाद है। और इसकी शुरुआत कहां से होगी? हम परिवार के लोग, पति पत्नी, बच्चे, आसपास के मित्र, आपस में संवाद की प्रणाली को विकसित करें। हम ये बात समझ लेते हैं कि उससे हमारा नहीं पटता है, दूरी बना लेते हैं। थोड़ा प्रयत्न कीजिए कि संवाद की प्रणाली विकसित हो। तो आज यह जो यात्रा शुरू हो रही है, यह कोई एक यात्रा नहीं है, यह तो एक प्रकार का अभियान है। और उस अभियान की शुरुआत हो रही है। यह कार्य पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेकिन कोरोना के कारण इसका समय टलता चला गया। अब इस अभियान की आज से शुरुआत हो रही है और ये अभियान लगातार चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। ये जो अभियान है, इस सारे अभियान का नेतृत्व हमारे वरिष्ठ, लंबे समय तक हम लोग के साथ रहे हुए हैं, अभ्युदय भाई। अभ्युदय भाई इस अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। प्रेमचंद जी गुप्ता, ये इनके
साथ हैं लगातार। ये भी काफी समय से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। ऋषिकेश में भी पूरा समय दिए हैं लंबे समय से, और बहुत ही अच्छे, मैं आपको ये बता दूं कि बहुत ही अच्छे चिंतक हैं, स्वतंत्र चिंतक, गंभीरता से सोचते हैं। तो आप उनके साथ जुड़े हुए हैं। बाकी और सारे लोग हैं, नरेंद्र जी वगैरह है ही हैं साथ में, अनोखे लाल जी, ये सब लोग इस अभियान से जुड़े हुए लोग हैं। ये 4-5 लोगों की पूरी टीम है। तो ये सब लोग इस अभियान से जुड़े हुए हैं। हमारे मदन आर्य जी हैं, इस अभियान से जुड़े हुए हैं। ये सारे लोग जो हैं, ये मिल करके, ये मैं आपको बता दिया कि ये यात्रा नहीं है, यह अभियान की शुरुआत है यात्रा के रूप में। तो आप जा रहे हैं, इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, और हम लोग सारे लोग आपको एक प्रकार से शुभकामनाएं दे करके आज थोड़ी देर के बाद विदा करेंगे। हमारे बीच में हम लोग के सारे कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं दिनेश गोयल जी, वो भी मौजूद हैं। अन्य सारे साथी भी मौजूद हैं। एक बात मैं और आपको बता देना चाहता हूं, नहीं, हमारी इस पूरी टीम में जो सबसे प्रमुख व्यक्ति हैं, अनुभवी, तो सबसे अनुभवी जो हैं महापात्र जी, उनको हम लोग एक तरह से सबके ऊपर मानते हैं, सबसे। तो महापात्र जी जो हैं, वे इस सारे अभियान का संचालन करेंगे यहां से बैठ करके। सारी रिपोर्ट अभ्युदय जी कि वो देखेंगे, वो सारा गाइड करेंगे, और महापात्र जी उनको मार्गदर्शन भी देंगे, और हम लोगों की जहां जरूरत पड़ेगी हम लोगों से मदद ले लेंगे। इस तरह मैं अपने सबसे प्रमुख साथी महापात्र जी को यह दायित्व दे रहा हूं कि वे इस पूरे अभियान का संचालन वो यहां से करें। ये देखिए, ये साधारण अभियान नहीं है। हम मोड़ने चले हैं प्रचंड युग की धारा। तो ये जो हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं, उसके जो 2-3 जो खंड हैं, एक हम लोग जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप में क्या क्या कर रहे हैं, इसके एक खंड हमारा है प्रतिदिन रात को 8:30 बजे हमारे सारे जो साथी हैं वो किसी न किसी विषय पर ज्ञान चर्चा रखते हैं। एक रविवार और सोमवार को मैं फेसबुक के माध्यम से आपके सामने विचार रखता हूं, ज्ञान मंथन। 2, तीसरा है ज्ञान यज्ञ परिवार। ये ज्ञान यज्ञ परिवार का जो कार्य है तीसरा, उस खंड की आज शुरुआत हो रही है, और इसका अंतिम खंड है, वो है ज्ञान कुंभ। ज्ञान कुंभ का जो होगा, वो ज्ञान कुंभ जो है वो एक
प्रकार से ये अभी जो होगा उसकी सूचना ज्ञान कुंभ की आपको जाएगी ही, क्योंकि अभी तो हम लोग 500 लोगों का एक जो बना रहे हैं वो मार्गदर्शक मंडल, उसका धीरे धीरे ढांचा बन रहा है। तो ज्ञान कुंभ होगा। ज्ञान कुंभ और बाकी जो कार्य है, ये अभी जो यात्रा है ज्ञान यज्ञ परिवार, इन दोनों में अंतर मैं आपको बता देता हूं, समझ लीजिएगा। ज्ञान कुंभ समाज विज्ञान है और यह यात्रा समाज शास्त्र से के आधार पर है। ये दोनों का अंतर आप समझ लीजिएगा। समाज शास्त्र और समाज विज्ञान। तो ज्ञान कुंभ का की जो सक्रियता होगी, जो कार्य होगा, वह समाज शास्त्र पर नहीं होगा, समाज विज्ञान है वो। तो जो अनुसंधान केंद्र है हमारा, वो अनुसंधान केंद्र का चरम होगा ज्ञान कुंभ, रिसर्च। ज्ञान कुंभ रिसर्च करेगा। ज्ञान यज्ञ परिवार उस रिसर्च के मिले जो निष्कर्ष निकलेगा वो समाज तक पहुंचाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इस तरह मैंने आपके सामने अपनी सारी योजना प्रस्तुत कर दी है।